बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। पैनामा पेपर्स का तूफान पाकिस्तान में थमा ना था कि अब पैराडाइज लीक्स मंजरेआम पर आ गए हैं। डॉक्यूमेंट्स की तादाद पैनामा पेपर से ज़्यादा, इन्वॉल्व कंट्रीज और ऑफशोर कंपनियां पैनामा पेपर से ज़्यादा, 67 ममालिक से 381 सहाफ़ियों की मेहनत रंग लाई और दुनिया को बताया कि कौन कौन सी नामवर सियासी और कारोबारी शख्सियात ऑफशोर कंपनियां बनाने में मुलविस हैं, टैक्स बचाते हैं, अपने मुल्क वालों को नहीं बताते। आज इस प्रोग्राम में पैराडाइज लीक्स पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ उर्दू पॉइंट स्टूडियोज़ में उर्दू पॉइंट के नुमाइंदा खसूसी और तजर्बाकार सहाफ़ी महमद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ये लीक्स क्या हैं? जिस तरह से 2016 में पैनामा पेपर्स आए और उस वक्त मोज़ैक फ़ॉन्सेका जो लॉ फर्म थी उन्होंने जर्मन अखबारात की मदद से और इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो कि एक आलमी तंजीम है की तहकीकाती सहाफ़ियों की तंजीम है, उसकी मदद से दुनिया भर से ऐसे लोग तलाश किए जो सियासतदान हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने मुल्क से टैक्स बचाने की गर्ज से दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ और फ्लैट्स ख़रीदते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीराज़म नवाज शरीफ नाअहल भी हुए और उनका ट्रायल नैब अदालत में जारी है। अगर अब जो ये पैराडाइज लीक सामने आई हैं, इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के साबिक वज़ीराज़म का नाम शामिल है, सियासतदानों का नाम शामिल है, बल्कि बहुत से नामवर बिजनेस टाइकून्स भी शामिल हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के साबिक वज़ीराज़म शौकत अजीज जो कि पाकिस्तान के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, 2004 से नवंबर 15 2007 तक पाकिस्तान के वज़ीराज़म रहे शौकत अजीज, उनका नाम सामने आया है। कल रात को ही ये पेशरफ्त हुई है, शौकत अजीज़ का नाम सामने आया है। उसके बाद NICL के चेयरमैन अयाज खान न्याजी, इनकी तस्वीर आप अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, इनका नाम सामने आया है। इनकी 4 ऑफशोर कंपनियां ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में सामने आई हैं और इनका स्कैंडल ज़रदारी दौर में NICL स्कैंडल भी सामने आया था, इनके टेन्योर में करप्शन के इल्ज़ामात भी थे इन पर। और अब ये 4 ऑफशोर कंपनियां, जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं शौकत अजीज़, इनकी ऑफशोर कंपनी एंटार्कटिक ट्रस्ट उस वक्त बनाई गई जब ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और अब इनको जवाब देना होगा। पाकिस्तान से बिजनेस टाइकून सदरुद्दीन हाशवानी पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल्स और रिजॉर्ट के जो मालिक हैं उनका नाम भी सामने आया है। मियां मंशा जो निशाद ग्रुप के मालिक हैं और लाहौर में बहुत से प्लाजाज और शॉपिंग मॉल्स भी उन्होंने तामीर किए हैं, उनका नाम भी सामने आया है। उसके साथ अलाउद्दीन जे फिरास्ता सुनहरी बैंक के चेयरमैन, इनका नाम भी सामने आया है। जो सहाफ़ी इसकी तहकीकात में पाकिस्तान से मुलविस थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 381 सहाफ़ी 67 ममालिक से साथ मिले, हाथ जोड़े, तहकीकात की और फिर ये नाम लेकर आए। पाकिस्तान से उमर चीमा मौजूद थे और मेहनत करते रहे इन नामों को सामने लाने के लिए। उनके मुताबिक ना सिर्फ इन सियासतदानों और बिजनेसमैन के नाम शामिल हैं, बल्कि बहुत से मिलिट्री पर्सन, बहुत से साबिक जर्नैल और ब्यूरोक्रेट्स भी पाकिस्तान से शामिल हैं, जिनके रफ्ता रफ्ता नाम मंजरेआम पर लाए जाएंगे। बहस को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद तफसील में जाते हैं। मोहम्मद अली मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये तो उन 6 पाकिस्तानियों के नाम हैं जो हमने नाजरीन को बताए। अब सवाल दूसरा जन्म ये लेता है कि क्या ये उतना ही इम्पैक्टफुल साबित होगा जिस तरह के पैनामा पेपर्स तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी ले गया और उनका अभी भी ट्रायल जारी है और ये सवाल उठ रहा है कि वो जेल जाएंगे या नहीं जेल जाएंगे। तो पैराडाइज लीक्स का क्या देख रहे हैं आप, ये कितना इन्फ्लुएंशियल साबित होगा? जी रुखशान, इम्पैक्टफुल ये कितना होगा ये तो अभी वक्त बताएगा। अभी पहला दिन है, कल ही आई हैं लीक्स, लेकिन इम्पैक्टफुल जैसे कि पैनामा लीक्स आई थी, पैनामा लीक्स का इम्पैक्ट पहले दिन से ही पड़ा था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, पाकिस्तान की जितनी भी मतलब जो सियासत थी यहाँ पे, इस वजह से क्योंकि पैनामा लीक्स में शरीफ फैमिली का जो नवाज शरीफ थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पे पावर पे बैठे हुए थे, पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनका नाम सामने आया था। इसलिए उस लीक्स की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की, खासकर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी जो पैराडाइज लीक्स आई हैं, अभी तक जिन लोगों के नाम आए हैं करंटली उसमें कोई ऐसा नाम नहीं है जो कि करंटली अभी
पावर में हो, यानी कि ताकतवर हो, किसी हुकूमती सतह पर हो या किसी बड़े इदारे में किसी पोजीशन पर बैठा हो। फिलहाल किसी ऐसे शख्स का नाम सामने नहीं आया। दो के जो उमर चीमा हैं जो कि मतलब ICIJ ग्रुप के जो हिस्सा थे जिन्होंने ये लीक सामने लेकर आए हैं, उमर चीमा ने ये क्लेम किया है कि कई लोग ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जैसे साबिक जर्नैल हो गए, कई ब्यूरोक्रेट्स हो गए, कुछ साबिक जजेस हो गए, बड़ी शख्सियात ऐसी हैं जिनके नाम शामिल हैं, जिनको ग्रेजुअली वो जिनके नाम सामने लेके आएंगे। अब वो जब लेके आएंगे तब भी मालूम हो पाएगा कि आया कि ये पैनामा लीक से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अभी तक तो इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन अगर ये नाम आते हैं, बड़े नाम आते हैं, तो यकीनी तौर पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। ना सिर्फ इम्पैक्ट होगा बल्कि साथ साथ में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका होगा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी रियासत पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के इदारों के लिए, कि जो क्रेडिबिलिटी वो जो खो चुके हैं वो ओवर द ईयर्स, वो उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी इदारों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो खुद से एक्शन ले, ना कि कोई गैर मुतल्लिका इदारा एक्शन ले, बीच में मुदाखलत करे। जो इदारे इस काम के लिए हैं, एहतसाब के लिए हैं, वो खुद से एक्शन लें और जिन लोगों के नाम आते हैं उनके खिलाफ भी मतलब कि एक्शन लिया जाए, ताकि चीज़ों को बैलेंस हो सके, ताकि मालूम हो सके कि यहाँ पे सबके खिलाफ बिला तफरीक जहाँ पे सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस को या किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को मतलब टारगेट नहीं किया जाएगा। जी मोहम्मद अली साहब, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये एहतसाब का मौसम है, चौधरी बरादरान के नाम भी अब नैब में आ चुके हैं, दीगर सियासतदानों की भी। तो जो शौकत अजीज़ साहब हैं, नाजरीन की मालूमात के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ, आप तो जानते हैं कि 1999 में सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे और उस वक्त फिर ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के कहने पर पाकिस्तान आए और ये फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के उनको ओहदे से नवाजा गया। उसके बाद फिर ये 2007 तक फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, 2004 से लेकर 2007 तक ये पाकिस्तान के वज़ीराज़म भी रहे और उसी दौरान अपने टेन्योर के दौरान ही इन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई। तो आपको नहीं लगता कि जहां पर बाकियों का एहतसाब हो रहा है, बहुत इंस्टेंटली इस अमल को भी आगे बढ़ाना चाहिए और शौकत अजीज़ साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल रुखसान, हो सकता है, बिल्कुल ज़रूरी तौर पर बिल्कुल हो सकता है। हाँ, शौकत अजीज़ के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि हम जैसे कि दूसरे सियासतदानों का नाम लेते हैं, जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे जिनका एहतसाब हुआ, लेकिन शौकत अजीज़ को हम कहा जाता है कि वो सियासतदान बिल्कुल भी नहीं थे। वो आप उन्हें एक टेक्नोक्रेट कह सकते हैं, जिन्हें मुशर्रफ बाहर से लेके आए थे, एक तरह से कहते हैं। वो इम्पोर्टेंट वज़ीर-ए-आज़म उनको कहा जाता था कि उनको बाहर से लेके आए, जो वो बिल्कुल भी सियासतदान नहीं थे। उन्हें एक सीट से इलेक्शन जितवाया गया, जितवाने के बाद उन्हें इलेक्शन मतलब वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया और सिर्फ पाकिस्तान की जो मईशत के मामलात थे वो उन्हीं को लुक आफ्टर करते थे। जो सियासी मामलात थे वो मुशर्रफ या चौधरी शुजात जो उनके इत्तेहादी थी उस वक्त, परवेज़ मुशर्रफ और काफ लीग के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, वही ये तमाम सियासी मामलात यही लोग देखा करते थे। जो से सियासी मामलात में शौकत अजीज़ की कोई मुदाखलत नहीं थी, तो एज सच वो कोई पॉलिटिशियन तो नहीं थे, लेकिन फिर भी चूंकि वो पावर में रह चुके, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके, तो यही तौर पर अगर उनका जब अब नाम सामने आया है तो पाकिस्तान के जो मुतल्लिका इदारे हैं, खासकर जो करप्शन के खिलाफ जो एहतसाब करने का इदारा है नैब, जिनके अभी हाल ही में नए चेयरमैन भी आए हैं और वो काफ़ी मुतहर्रिक लग रहे हैं और लग रहा है बज़ाहिर के वो मतलब के वो करप्शन के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए इम्तिहान है कि वो इस मरतबा ये जो शौकत अजीज़ को भी जाने ना दें, एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर किए जाएं और अगर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होते हैं और उनके खिलाफ एक अच्छा मजबूत केस बनाया जाता है, तो पाकिस्तान चूँकि कई आलमी कवानीन और कई आलमी मुआहदों के ऊपर पाकिस्तान ने दस्तखत कर रखे हैं, तो अगर उनके खिलाफ एक मजबूत केस बनता है तो पाकिस्तान इंटरपोल के थ्रू जो शौकत अजीज़ हैं उनको गिरफ्तार करवा के पाकिस्तान ला के उनको बाकायदा सज़ा दिलवा सकता है। तो ये पाकिस्तानी इदारों का, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक इम्तिहान है कि अपने आप को साबित करें कि उनमें अहलियत है एक्शन लेने की, परफॉर्म करने का। एक टेस्ट केस है उनके लिए। अच्छा, ये शौकत अजीज़ साहब को अगर हम पूछा जाए कैसा इनका टेन्योर था जब ये प्राइम मिनिस्टरशिप में इनकी, कैसे इनकी रेपुटेशन आप देखते हैं? रुखसान, इस तरह से कि जब ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बने थे, ठीक है ना, बज़ाहिर जो परसेप्शन क्रिएट की गई थी कि पाकिस्तानी की इकॉनमी बहुत ही
मतलब तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है। जैसे कि आजकल भी आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा परसेप्शन क्रिएट की गई है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अब काफ़ी चर्चे रहते हैं इस बात के। आप देखते हैं कि बैरूनी कर्जे जो हैं, बैरूनी कर्ज़ों के भी बहुत ज़्यादा चर्चे हैं कि एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन बैरूनी कर्जे भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। आलमी बैंक हो गए, जो वर्ल्ड बैंक हो गए। सिमिलरली उस दौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दौर में भी पाकिस्तान, ये दावा किया गया था कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अब मांगने नहीं जाता बल्कि देने जाता है। लेकिन हकीकत ये थी कि पाकिस्तान ने उस दौर में भी बेइंतहा गैर मुल्की कर्जे लिए थे, जिनकी वजह से मईशत के ऊपर बोझ पड़ा था। जो शौकत अजीज के शुरू के साल थे वजारत उज़्मा के, वो तो कुछ बेहतर गुजरे थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को अमरीका से एड भी मिल रही थी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो लड़ी जा रही थी, और बहुत बड़ी एड मिल रही थी। वो चूँकि मुशर्रफ की जो डायरेक्ट डीलिंग थी USA के साथ, उसकी वजह से सॉरी। लेकिन जो लास्ट ईयर थे, जब मुशर्रफ के जो टेन्योर था 2006 और 2007, उसमें हमने देखा था कि मईशत को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मईशत को काफ़ी झटका लगा था और काफ़ी पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा था। उसमें ये कुछ भी नहीं कर पाया था। दो के इनके बारे में कहा जाता था कि ये एक मैजिकल पर्सनैलिटी है इनकी और ये मईशत के मामलों को समझते हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर सके थे। हालात दिन ब दिन गिरे थे, हालात दिन ब दिन ख़राब हुए थे, और एट द एंड ऑफ द 2007 जब मुशर्रफ जो काफ लीग की और मुशर्रफ का जो रजीम हो रही थी, उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इसका रिजल्ट आपने सबने देखा कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और उनकी जो मतलब कि वो अहलियत नहीं रखते थे, हम कह सकते हैं, क्योंकि 5 साल वो उनमें बिल्कुल अहलियत कि वो जीरो पोटेंशियल नहीं था उनके कि वो किस तरह से मामला को संभाल पाते। तो जो हालात हुए थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और हमने देखा, पाकिस्तान ने देखा कि मईशत तो बिल्कुल तबाह हो गई थी पाकिस्तान की उन 5 सालों में, और पीपल्स पार्टी उसको किसी तरह से भी संभाल नहीं पाई थी। नाजरीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, क्योंकि पैनामा लीक्स की तर्ज पर ही, पैनामा लीक्स की तरह ही पैराडाइज लीक्स मंजरेआम पर आ चुकी हैं। अभी तक सिर्फ 6 नाम पाकिस्तान से मंजरेआम पर आए हैं और पाइपलाइन में अभी बहुत से नाम हैं, चूँकि 13.4 मिलियन, तकरीबन 1 करोड़ 34 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत से नाम हैं। और गौरतलब बात यह है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ जिस तरह से साबिक वज़ीराइज़म हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेस टाइकून्स की तादाद भी शामिल है। मोहम्मद अली साहब बिजनेस टाइकून्स, मियां मंशा, सरदुद्दीन हाशवानी और इस तरह के बड़े बड़े जो पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून हैं, उनके नाम भी शामिल हैं। आजकल डिबेट एक सोशल भी चल रही है और जो बिजनेसमैन है उनका भी यही मौक़िफ़ है कि हमने टैक्स एवेजन नहीं, टैक्स अवॉइडेंस के लिए ऑफशोर कंपनियां बनाई। अब इसमें बज़ाहिर तो एवेजन और अवॉइडेंस में क्या फ़र्क है, आप क्या देखते हैं? ज़रा आसान सा बताइए नाजरीन को, ये क्या? रुखसान जो आसान अल्फाज में अगर समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसे, तो हर मुल्क के कुछ ख़ास कवानीन होते हैं, जिन कवानीन के तहत जो भी उस मुल्क में कारोबार करता है या उस मुल्क में किसी तरह से भी उसका किसी भी किस्म का ज़रिया आमदन होता है, तो उसको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट टैक्स देनी होती है। उसमें स्पेसिफिक अमाउंट को वो आपको गवर्नमेंट को आप टैक्स देते हैं। लेकिन अगर आप जो टैक्स दे रहे हैं उन कवानीन के तहत, ठीक है, उसके अलावा वहाँ की गवर्नमेंट कानून साजी का बगैर अगर आपके ऊपर कुछ टैक्स इम्पोज करती है, यानी कि आपके ऊपर टैक्स लगाती है और वो कहती है कि आप टैक्स दें, लेकिन उसके लिए बाकायदा कोई कानून साजी नहीं हुई भी, तो उस सूरत में वो जो कारोबारी लोग होते हैं उस मुल्क के, वो क्या करते हैं कि चूँकि वो कानूनी तौर पर उनके ऊपर लागू नहीं है, उनके ऊपर लाजिम नहीं है वो टैक्स देना, तो वो उस टैक्स को बचाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार करते हैं। ये जो सारा प्रोसेस होता है, इसको आप कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है ना। इसको पूरी दुनिया में ये होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, यूरोपियन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर होता है, USA में होता है, हर जगह होता है। और इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को गैर कानूनी अमूमन नहीं। तो जो हमारे ये जो बिजनेस टाइकून्स हैं, इनका क्या रोल है? इनका कहना बज़ाहिर तो यही है कि इन्होंने जो किया, जो टैक्स बचाने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बनाई या ऑफशोर कंपनीज बनाई, वो टैक्स अवॉइडेंस के लिए थी, ना कि टैक्स इवेजन के लिए। लेकिन जो हतमी फैसला या हतमी जो कंक्लूजन है, वो तो जो आपका इदारा है, नैब है या कोई मतलब FBR है, वो ही हमें बता सकता है कि वाकई में क्या इन्होंने टैक्स अवॉइडेंस ही की है, टैक्स इवेजन नहीं की। अगर तो ये टैक्स अवॉइडेंस है तो फिर तो इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। लेकिन अगर ये टैक्स इवेजन है, यानी कि इन्होंने कानूनी जो इनके ऊपर टैक्स बनता था इन्होंने वो नहीं दिया, इन्होंने धोखेबाजी से वो टैक्स बचाया है और उसकी ऑफशोर कंपनी बना के अपना सरमाया वहाँ पे महफूज किया है, तो फिर इनके खिलाफ यकीनी तौर पर कार्रवाई, इनके खिलाफ
चाहिए से मेरा सवाल ये है आपसे कि पैनामा पेपर्स में आपको याद है कि पटिशनर बने थे सबसे पहले अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, और उसके बाद फिर इमरान खान, और उसके बाद फिर शेख रशीद, और जब फिर नाअहल हुए साबिक वजीराज़म तो क्रेडिट भी इन्होंने ही लिया। जी। अब ये जो पैराडाइज लीक्स हैं, शौकत अजीज़ के नाम है और दीगर पाकिस्तानियों के इसमें नाम है, अब इनके खिलाफ भी कोई पटिशनर बनेगा या आपकी पहली बात से मैं इत्तेफाक करूं कि ये अदारों के लिए टेस्ट केस है और उनको हम बिल्कुल रखशान, इस तरह से जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इदारों के लिए टेस्ट केस है। टेस्ट केस क्या है कि किसी पटिशनर के बगैर ही ये पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की नहीं थी। इस तमाम मामले की छानबीन करना, इस तमाम मामले को देखना, तहकीकात करना ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं थी। ये जिम्मेदारी थी जो मुतल्लिका इदारा था, यानी कि नैब एहतसाब कमीशन या एहतसाब ब्यूरो जो था, ये उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन 8 माह तक जब पैनामा लीक्स आए, पैनामा लीक्स के आने के 8 माह तक किसी इदारे ने बशमूल नैब इसका किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर किसी किस्म का ना कोई कमीशन बनाया गया, ना कुछ किया गया, कुछ भी नहीं किया। फिर अब जब सिराजुल हक की पटिशन के ऊपर 1 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा, खसूसी बेंच बैठा, तो उसमें जस्टिस खोसा ने ये रिमार्क्स दिए थे कि हमने 8 माह देखा, 8 माह तक जिन इदारों की जिम्मेदारी थी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब मजबूर होके हमें हमारे पास पिटीशन आई है और अब हम एक्शन ले रहे हैं और इस मामले को हम मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। और आपने देखा कि मंतकी अंजाम तक किसी हद तक उन्होंने पहुंचाया भी है और वो लेकिन वो पहुंचा तो दिया, लेकिन आपने देखा कि उस वजह से इदारों में काफ़ी हद तक टकराव आया, कितना तसादुम की सी सूरत हाल रही है, अभी तक चल रही है, टेंशन है इदारों के दरमियान में। तो ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन है। ये सिचुएशन कभी भी डेवलप ना हो अगर इदारे अपना काम वक्त पर करें। तो अब जैसा मैंने पहले कहा, आज फिर कह रहा हूं, फिर दोबारा कह रहा हूं कि ये इदारों का टेस्ट है। नैब का बहुत बड़ा टेस्ट है। नैब के सरबराह भी नए हैं, उनके लिए टेस्ट है कि वो किसी किस्म क्योंकि अब ऐसा लगता नहीं, अब तो ना कोई इनके खिलाफ अपोजिशन है जो प्रेशराइज करेगी और फिर वो असेंबली में जाएगी अदालतों में। बिल्कुल, तो ये अदारों पे यही है कि जो नैब के जो नए चेयरमैन हैं उनके ऊपर जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल हैं उनके ऊपर उनका ये बहुत बड़ा केस है कि वो किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल प्रेशर या किसी किस्म का प्रेशर कबूल ना करें और इसके ऊपर खुद तहकीकात एज सून एज पॉसिबल जो है वो उसको शुरू कर दें, ताकि लोगों का एतमाद जो नैब के ऊपर जो बहुत कम हुआ है वो थोड़ा सा बढ़ सके, बहाल हो सके और दुनिया को भी एक पैगाम जा सके कि पाकिस्तान के इदारे अपना काम करना जानते हैं। एक एतराज़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अक्सर उठाते हैं और उनके वोटर भी अब सोशल मीडिया पर खास से मुतहरिक दिखाते हैं कि इस मुल्क में सियासतदानों पर कार्रवाई की जाती है, साबिक अफसरान पर भी की जाती है, मगर जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। और अब जंग जियो के रिपोर्टर जो इस सारे मामले का हिस्सा थे इन तहकीकात का, उमर चीबा, उन्होंने कहा कि बहुत से रिटायर्ड जनरल्स भी पैराडाइज लीक्स में शामिल हैं जो कि पैनामा लीक्स में कोई भी नहीं था, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रुखशान, देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो परसेप्शन क्रिएट की गई है या जो दावा किया जाता है या जैसे आप कह सकते हो कि एक तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जो रिटायर्ड जनरल्स हैं या जो आपके जजेस होते हैं इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता या इनके खिलाफ किसी किस्म का कुछ भी, हालांकि सबसे पहला कोर्ट मार्शल इनका होता है। जी बिल्कुल, दरअसल इन इदारों की बात यह है कि जैसे कि अदलिया हो गई या फौज होगी, इनके अंदर एक एहतसाबी अमल मौजूद है। ये छोटी-छोटी इन्होंने एक ज़ेली इदारे बना रखे हैं अपने अंदर जो कि एहतसाब का अमल बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं और जो लोग कोई करप्शन का केसेस होते हैं, करप्शन के केसेस होते हैं या बद इंतज़ामी के किसी किस्म के केसेस होते हैं, उनके ऊपर बाकायदा एक्शन लिए जाते हैं, उनको सजाएं दी जाती हैं। हाँ, सिर्फ यही होता है कि उन्होंने अपने एक जो इदारे का इमेज बना रखा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे केसेस को पब्लिक नहीं करते, इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं करते। अदरवाइज एक्शन ज़रूर होता है। हाँ, जो सियासतदानों का मामला यह है कि सियासतदानों की खुद की ये नाअहली है कि सियासतदान आज तक पार्लियामेंट के अंदर कोई इस किस्म की कमेटी या इस किस्म का ज़ेली इदारा नहीं बना सके जो कि अंदर ही अंदर सियासतदानों का एक सख्त एहतसाब, बिला तफरीक एहतसाब कर सके। सियासतदान आपस में लड़ते हैं या एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कह ले आप, ये सियासतदानों की अपनी नाअहली है जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है और जो दूसरे इदारे हैं वो दूसरे इदारों को सियासतदानों के खिलाफ जो किसी ना किसी गड़बड़ में पाए जाते हैं, मुलविस पाए जाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है। अगर सियासतदान खुद
जैसे अपनी पार्लियामेंट के अंदर कोई ज़ैली कमेटी बना लें, कोई ज़ैली इदारा ऐसा बना लें जो कि उनका एहतसाब करे ताकि पार्लियामेंट के अंदर तक ही मामला रहे, तो ये तब ही ये सियासतदानों के ऊपर जो क्रिटिसिज्म होता है या सियासतदानों को जो कुछ मतलब कि सहना पड़ता है, ये तभी ये ख़त्म होगा। इस पता ज़ेबेदार सियासतदान खुद हैं, जो शिकायत मेरी राय है, जो शिकायत सियासतदान करते हैं वो शिकायत बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि ये इनकी अपनी नाअहली है। जो काम मिलके करने के हैं वो आप उनका जिम्मेदार दूसरों को ठहरा नहीं सकते हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। उर्दू पॉइंट के नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद अली सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे आज के उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में, और आज हमने डिस्कस किए कि आखिर ये पैराडाइज लीक्स क्या हैं और अब इससे एहतसाबी अमल कैसे शुरू होगा। शौकत, अजीज़ और दीगर जो कारोबारी हजरात के नाम मंजर-ए-आम पर आए हैं, अभी सिर्फ 6 नाम आए हैं, अभी बहुत से नाम पाइपलाइन में हैं जो रफ्ता इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ये लीक करेंगे पाकिस्तान में भी, और आपको हम लम्हा बलम्हा आगाह करते रहेंगे। प्रोग्राम पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपना फीडबैक लाजमी दीजिए। रखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम से इजाज़त। विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट UrduPoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।